सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर थी केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट वीडियो, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, कैसे उसको ग्राफ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी बात तब हम क्या करने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अगला टॉपिक करने से पहले। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में आता है बहुत बार। तो क्वेश्चन क्या है कि a graph is plotted between hydrogen gas released versus time t for the reaction between zinc and dilute HCl. Sorry, a graph is plotted between volume, ऐसा था, sorry, volume of hydrogen gas released versus time t for the reaction between zinc and dilute HCl. आपको पता है कि जब हम जिंक को dilute HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस तरफ जो है वॉल्यूम लिया गया है हाइड्रोजन गैस का, और यहां पे टाइम लिया गया है, ये 0 वॉल्यूम है इस तरफ को और इधर 0 टाइम है, एंड सो ऑन इस तरफ टाइम सेकंड में दिया हुआ है। अब हमने इस ग्राफ को ध्यान से देखना है बिफोर हम क्वेश्चंस करें। क्या दिया हुआ हमारे पास कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम जब टाइम t 0 था तो वॉल्यूम भी 0 था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इंक्रीज हो गया, जो कि हमारे पास ये दिखाया हुआ है यहां पे ब्लैक कलर से जो मैंने शो किया हुआ है। So this is the graph between volume of hydrogen gas versus time. अब हमने क्या किया कि एक इस पॉइंट पे जो टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ की हुई हमने ऐसे, ठीक है जी, और इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने दो बातें पढ़ी थी कि एवरेज रेट के लिए हम कैसे करते हैं कि हम दो डिफरेंट टाइम इंटरवल लेंगे और इस ब्लैक वाली लाइन को देखेंगे, मतलब जो ये है हमारे पास वॉल्यूम जो इसका दिया हुआ है। अगर हमने क्या करना हो, एवरेज रेट निकालना हो, पर अगर हमने निकालना हो इंस्टेंटेनियस रेट, तो फिर हमारे को ये जो स्लोप, ये जो ब्लू लाइन है जो कि टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट, फिर इसको कंसीडर करना पड़ेगा बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चंस। तो देखते हैं जी क्या पूछा हुआ है। ये बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज करेक्ट ऑप्शन, एवरेज रेट अप टू 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड ये है मेरे पास, एवरेज रेट यहां पे, तो क्या होना चाहिए, V3 हो सकता है, पर V2 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता V2। क्यों नहीं हो सकता V2? V3 तो ठीक है पर V2 नहीं हो सकता, क्योंकि V2 जो किस पे आ रहा है, वो तो ब्लू वाली लाइन पे आ रहा है। ब्लू वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टेंजेंट को, और टेंजेंट से क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस, तो ये तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की एवरेज रेट अप टू 40 सेकेंड, V3 माइनस V2, फिर से देख लेते हैं, और वॉल्यूम ले लेते हैं 40 माइनस 30, तो V3 ठीक है और V2 ये है। अगेन दिस इज नॉट करेक्ट, क्यों? क्योंकि जो V2 आ रहा है ना, ये वाला वॉल्यूम, वो कहां पे आ रहा है, वो तो फिर से हमारे पास ब्लू लाइन पे आ रहा है। ब्लू लाइन क्या है, टेंजेंट है, वहां पे बात नहीं करेंगे। ऑप्शन सी 40 सेकेंड, V3 और V40, सॉरी टाइम दिया हुआ है। अब हमारे पास अगर हम 40 सेकेंड तक देखें तो क्या होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 40 माइनस 0, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और टाइम कितना हो गया, 30 माइनस 0, क्योंकि इनिशियल टाइम तो 0 होता है। दैट मींस कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 40 सेकंड पे V3 यानी V3 माइनस वॉल्यूम कितना है, V3 सॉरी दोबारा से, V3 माइनस V0 होना चाहिए था, तो V3 और V0 और 30 माइनस 0 होना चाहिए यहां, 40 माइनस 0, सॉरी दोबारा से देख लेते हैं, कंफ्यूजन जरा, कई बार कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारे पास क्या है कि 40 सेकंड पे क्या होना चाहिए, जो रेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, V3 माइनस V0, और टाइम कितना हो गया, 40 माइनस 0, ये करेक्ट बात हो गई। अब तो V3 माइनस V0 का मतलब कि जो 0 वॉल्यूम है, जो स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम, यहां पे ये V0 है और 40, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, V3 बाय 40। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन की 40 सेकंड पे इट शुड बी V3 माइनस V0 अपॉन 40 माइनस 0। डी ऑप्शन क्यों नहीं उसकी, तो V3 माइनस V1, V3 तो ठीक है, अब V1 कहां है, फिर से बात आ गई, V1 कहां पे आ गया हमारे पास, उस ब्लू लाइन पे आ गया, तो वहां पे हम नहीं करेंगे। जब हमने एवरेज रेट देखना है तो हमारे को जो भी टाइम और वॉल्यूम वो इस
ब्लैक वाली लाइन पे हमारे को कंसीडर करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच डज नॉट शो इंस्टेंटेनियस रेट। आर इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस रेट। जब बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन सी रहती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है? स्लोप। अब देखते हैं v3 माइनस v2, v3 ये हो गया, ठीक है, और माइनस v2, यानी ये तो हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है, हमारे पास क्या बनना चाहिए, ये अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये तो ठीक है, ये तो मेरे पास जो है इसका स्लोप बन रहा है, इसमें यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका स्लोप, तो यहां तो ठीक है, तो ये तो बन रहा है भाई। दूसरा क्या है v4 माइनस v2, v4 कहां पे है? यहां पे है, और v4 इस लाइन पे है ऑफ कोर्स, और दूसरा क्या है v2 कहां पे है? यहां पे है। तो अगर मान लीजिए मैं ये ऐसा बनाता यहां पे, तो मेरे पास इस तरह से बनना चाहिए था ये, ठीक है। तो वॉल्यूम वाली बात तो हो सकती है, पर क्या टाइम भी मैच कर रहा है कि नहीं? तो टाइम वो क्या बोला है कि 50 माइनस 30, नो इट इज नॉट 50, तो बीच में जैसा है शायद यहां पे 45 होगा, 45 माइनस 30, तो ये नहीं है। सी के बारे में बात करते हैं, v3 माइनस v2, v3 ये हो गया जी, और v2 ये, तो ये v3 v2 अगेन ये तो हमारे पास जो है बन रहा है, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 40 माइनस 30, तो ये तो हो रहा है। फिर v3 माइनस v1, ये है जी v3, और v1 कहां से है? ये वाली ट्राइंगल देखिए हमने, v3 और v1 ये वाली ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, तो 40 माइनस 20 ये वाला, तो सॉरी v3 माइनस v1, v3 कहां पे चला गया? v3 ये है, और v1 ये वाली ट्राइंगल, और ये क्या है 40 माइनस 20, तो ये तीनों जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंटेनियस रेट। पर जो बी वाला है वो इंस्टेंटेनियस रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नो डाउट बन रही है, पर टाइम मैच नहीं हो रहा है, वॉल्यूम तो मैच हो रहा है हमारे पास। तो जब भी इंस्टेंटेनियस रेट देखना है तो आपने क्या करना है? राइट एंगल ट्राइंगल उसमें कंसीडर करनी है, ठीक है। तो ये हो गया जी, और देखते हैं क्वेश्चन। So this is question number 3 कि for the reaction 2NH3 give rise N2 plus 3H2 if minus dNH3 over dt is K1NH3 and dN2 over dt is equal to K2NH3 and dH2 over dt is equal to K3NH3, then what is the exact relation between K1, K2 and K3? और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी हुई है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? हमने क्या करना है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इसका रेट हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, dNH3 over 2 dt is equal to dN2 over dt is equal to dH2 over 3 dt। हमने पहले से लिखा, अब हमारे पास क्या दिया, माइनस dNH3 और dt is equal to K1 into NH3, यानी हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहां पे K1 into NH3, और ये 2 तो एज इट इज लिखना पड़ेगा हमारे को। फिर क्या करते हैं हम, यहां पे dN2 और dt किसके बराबर आ गया? K2NH3, हमने ऐसा लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये दिया dH2 और dt की जगह पे K3NH3, ठीक है, K3NH3। तो इस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या करना है, जैसे यहां पे भी 2 लिखा तो यहां पे भी हमारे को 3 लिखना पड़ेगा। तो अब हमने इनमें कुछ रिलेशन बनाना है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस पूरे को 3 से मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई तीनों को, तो मेरे पास क्या आ गया यहां पे, तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दैट इज 3/2 K1 NH3 3 K2 NH3 और K3 NH3। अब ये क्या आ गया 3/2, दिस इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं 1.5 K1, NH3 से NH3 क्योंकि सब बराबर है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 1.5 K1 is equal to 3 K2 is equal to K3। तो क्या कोई ऐसी ऑप्शन है हमारे पास कि 1.5 K1 is equal to 3 K2 is equal to K3? So correct option is C, right?
तो इस तरह से हमने इनको इक्वेट कर दिया सबको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ऐसा ही करना है हमने। तो जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतने ही हमारे टॉपिक की क्लैरिटी होती है। अगला क्वेश्चन -dN2 और dt सारा दिया, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इस रिएक्शन के लिए हम लिख लेते हैं कि भाई -dN2O4 अपॉन 2dt इज इक्वल टू dNO2 ओवर 4dt। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी हमने इसका रेट जो ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। तो अगर -dNO2 ये दिया हुआ है हमारे पास, किसके बराबर दिया हुआ है, k के बराबर, और नीचे क्या करना है फिर हमने 2 तो लिखना है हमने, और यहां पे dNO2 ओवर dt क्या आ गया हमारे पास, k डैश बाय 4 आ गया। तो अब क्या करें, ऑफ कोर्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया मेरे पास, यहां पे आ गया 4k अपॉन 2 इज इक्वल टू k डैश, और 2k इज इक्वल टू k डैश, या हम ये भी तो बोलते हैं कि k डैश इज इक्वल टू 2k। तो बात एक ही होगी, तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन आ गया बी। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं, और बाकी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज दिए होंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी नीट के लिए, जेई के लिए, और ऑफ कोर्स बोर्ड के लिए तो हो जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। बट बिफोर स्टडिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, हमारे को एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना है, और उसका नाम है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, ये थ्योरी इस चैप्टर के एंड में हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी क्या करने वाले हैं अभी हम ये समझने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, ये रिएक्टेंट, these are the reactant molecules, they must collide, वो आपस में कोलाइड करेंगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये वर्ड बीच में कई बार आता रहेगा। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, या तो वो अपने आप कोलाइड करे, या हमारे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो उनके बीच में कोलिजन पॉसिबल हो जाए, तब जाके प्रोडक्ट बनाएंगे। और एक पॉइंट तो ये रखना हमने याद, दूसरा पॉइंट हमने क्या रखना कि जो मिनिमम एनर्जी needed to form product, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर एनर्जी इससे कम हुई तो वो कोलाइड तो करेंगे, बट दे विल नॉट एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट, दे विल नॉट रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये दो पॉइंट आपने याद रखना कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के। नाउ जो हमारे पास है टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर है, पहले उनको यहां पे हम नाम लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास और नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है हमारे पास सरफेस एरिया, नंबर थर्ड सरफेस एरिया हो गया, थर्ड आ गया कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ फैक्टर आ गया हमारे पास टेम्परेचर, फिफ्थ फैक्टर है कैटालिस्ट, एंड द लास्ट फैक्टर, ये एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन नहीं है बट हम लिख देते हैं यहां पे, रेडिएशन। So there are total 6 factors which affect the rate of reaction. So to begin with, number 1, nature of reactant. अब नेचर मींस रिएक्टेंट किस टाइप का है, मतलब उसका फिजिकल नेचर क्या है, केमिकल नेचर क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
लेट अस टेक वन एग्जांपल कि हमारे पास लेड नाइट्रेट का हमने सॉल्ट लिया और उसको KI के साथ हमने मिक्स करना शुरू कर दिया। ये भी सॉल्ट है अगेन, और हम इसको मिक्स कर रहे हैं दोनों को। तो PbI2 व्हाइट कलर का जो है हमारे पास, सॉरी दिस इज येलो कलर, ये दोनों व्हाइट कलर के हैं, व्हाइट सॉलिड है, इनको मिक्स किया और 2KNO3 ये आ गया जी। अब हमने क्या किया कि इसको हमने, चलिए दूसरा केस क्या करते हैं हम कि जो सेम हमने लिया पर इस बार हमने इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया और इसका भी एक्वा सॉल्यूशन लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया, दोनों को मिक्स कर दिया हमने, और रिएक्शन ऐसा ही होगा हमारे पास। PbI2 सॉलिड अगेन येलो कलर एंड 2KNO3 ये एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्युबल रहेगा। नाउ व्हाट इज द पॉइंट हियर? पॉइंट ये है कि पहला हमने एक स्पून इसका लिया, एक स्पून इसका लिया, और स्पैचुला लैब में हमारे पास होता है, उससे मिक्स कर रहे हैं दोनों को। व्हाइट कलर के सॉल्ट थे दोनों, और हमारे को कैसे पता चला कि रिएक्शन हो गया? जब उसका कलर येलो आने लग गया उसमें, तो कम से कम 4-5 मिनट तक हमारे को पूरे उसको जो अच्छी तरह से उसको हमारे को मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्शन होगा। और अगर हमने दूसरा केस क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया लेड नाइट्रेट का, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाया, और जैसे ही हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को मिक्स किया एकदम उसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया नीचे। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला रिएक्शन क्या है? स्लो है, एंड दिस रिएक्शन इज फास्ट। सो व्हाई दिस हैपन? दैट मीन्स कि कंक्लूजन क्या हुआ कि द रिएक्शन अकरिंग इन लिक्विड एंड गैस फेज दे आर मोर रैपिड एज कंपेयर टू दोज अकरिंग इन सॉलिड फेज। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड। तो लिक्विड और गैस फेज में जो मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, उनकी जो मोबाइलिटी बहुत ज्यादा, मतलब दे कैन मूव इजीली। तो जब वो एक फटाफट मूव कर सकते हैं तो वो रिएक्ट करेंगे आपस में, जैसे PbI के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब कोलाइड करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। तो यहां पे जो उनकी जो है वो मूवमेंट बहुत ही मतलब है नहीं, क्योंकि सॉलिड स्टेट जब हम उसको स्पैचुला से मूव कर रहे हैं तब जाके वो रिएक्ट कर रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस इज द डिफरेंस इन द रेट। So the reaction occurring in liquid and gas phase are more rapid as compared to those occurring in solid phase, because in liquid and gas phase chance of collisions are more, collisions के chance ज्यादा है as compared to that in solid phase। solid में तो collide करेंगे नहीं, तो हम collide करवा रहे हैं उनको बाहर से एक्स्ट्रा, उसको जब हम उसको शेक कर रहे हैं। तो दिस इज द फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नंबर बी, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगेन केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास? एक रिएक्शन लेते हैं 2CO गैसियस प्लस O2 गैसियस गिव राइज टू CO2 गैसियस। अब यहां पे जो रिएक्टेंट है दोनों गैसियस स्टेट में है। एक और लिया हमने 2NO गैसियस प्लस O2 गैसियस गिव राइज टू NO2 गैसियस। अब ये वाला जो रिएक्शन है ये फास्ट है, सॉरी दिस रिएक्शन इज स्लो एंड दिस रिएक्शन इज फास्ट। सो दिस डिफरेंस इन द रेट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द केमिकल नेचर ऑफ CO एंड NO। CO के बीच की जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू NO के बीच की बॉन्ड। तो O2 को वहां पे कोलाइड करते हुए नई बॉन्ड बनाते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि पहले पुरानी बॉन्ड टूटेगी फिर नई बॉन्ड बनेगी, साइमल्टेनियसली दोनों काम होते रहते हैं। तो दिस डिफरेंस इन द रेट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द केमिकल नेचर ऑफ CO एंड NO। इस वजह से उनकी स्पीड डिफरेंट होगी। तो ये फर्स्ट हमारे पास हो गया एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा हम कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड फैक्टर है जी हमारे पास, एंड दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट।
तो सॉलिड रिएक्टेंट में more is the surface area, more will be rate of reaction. More is the surface area, more will be rate of reaction. अगर मेरे पास ये एक log of wood, एक लकड़ी का पीस है, तो इसको जलते हुए टाइम लगेगा। पर अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट कर दूं, जितने छोटे छोटे पार्ट करूंगा मैं, उतनी जल्दी ये बर्न हो जाएगा। और अगर मैं इसका पाउडर बना दूं तो फटाफट, मतलब उसमें और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो more is surface area, more will be rate of reaction. That is why pulverized wood, pulverized होता है पाउडर, pulverized wood burns at faster rate, burns at faster rate than log of wood. log मतलब लकड़ी, लकड़ी का जो बड़ा सा पीस है उसको जलते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि pulverized wood में सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एंड दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसेंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, अमाउंट। तो जनरली क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जितने हमने कंसेंट्रेशन ज्यादा करेंगे, रिएक्शन की का रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, थ्योरेटिकली द इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन is given by या explained by law of mass action. तो लॉ ऑफ मास एक्शन 11th क्लास में हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें दिया हुआ है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन विच ईच कंसेंट्रेशन टर्म हैज बीन रेज्ड पावर इक्वल टू न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझते हैं। लेट अस टेक दिस रिएक्शन AA plus BB give rise product. So rate of this reaction is directly proportional to, और जब इसको proportion को equal में करेंगे, product of molar concentration of reactant. Square bracket molar concentration होता है। So rate of reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactant in which each concentration term has been raised power equal to numerical coefficient of balanced chemical equation. तो उसमें हम पावर में वो लगा देंगे जो कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहां पे दिए हुए हैं हमारे पास। और यहां पे जो k है इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और समटाइम आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। ये होता क्या है? तो अगर हमने क्या किया कि a की कंसेंट्रेशन 1 ले ली और b की कंसेंट्रेशन भी 1 ले ली, तो ये स्मॉल a b क्या है? तो नंबर है ना, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है तो कोई ना कोई नंबर होगा। तो रेट किसके बराबर आ जाएगा? रेट इज इक्वल टू के। सो व्हाट इज रेट कांस्टेंट? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, जब उसकी हमने 1 ले ली। तो दिस इज प्योर थ्योरेटिकल। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे मेरे पास ये है 2NO2 प्लस F2 गिव राइज टू NO2F, तो इसका जो रेट है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या आना चाहिए? 2NO2 की पावर 2 और F2 की पावर 1। अच्छा, अगर मैं इसको, तो मैं जो कोएफिशिएंट दैट कैन बी चेंज्ड, तो अगर मैं इसको ऐसा करूं 4NO2 प्लस 2F2 गिव राइज 4NO2F, तो भी क्या रेट ऐसा होगा? एक्चुअल में ऐसा होगा? इसकी पावर 4 कर दी और इसकी पावर F2, तो नहीं। थ्योरेटिकल तो हम लिख सकते हैं, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर हम इसका 4 टाइम कर दें तो रेट भी 4 टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो हमने बोला कि थ्योरेटिकली द इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन इज गिवन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, बट एक्सपेरिमेंटली यहां पे लिख देते हैं, the effect of concentration is given by
रेट लॉ, इज गिवन बाय रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या है, अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो उसमें हम रिएक्टेंट की पावर, मतलब जो रिएक्टेंट की जो मोलर कंसेंट्रेशन है उसमें हम उनकी पावर वो कोफिशिएंट लगाएंगे जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके आए हैं। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल। सो लेट ए प्लस बी गिव राइज प्रोडक्ट। ठीक है, इफ एक्सपेरिमेंटली it is found that rate of this reaction is directly proportional to a की power alpha and directly proportional to b की power beta, then according to rate law तो rate will be equal to k into a की power alpha and b की power beta. This is our equation 1. So what is rate law? It is that expression in which rate of reaction is expressed to those power of reactant on which reaction actually depend as proved experimentally. ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अच्छा, अल्फा में और मे नॉट बी इक्वल टू ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंड उसी तरह से बीटा में और मे नॉट बी इक्वल टू बी। मतलब थ्योरेटिकल कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कई बार एक्चुअल कोफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके ही आएंगे अल्फा और बीटा। ठीक है जी, तो इफ अल्फा इज इक्वल टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू बी, मतलब अगर दोनों या जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और थ्योरेटिकल कोफिशिएंट अगर सेम आते हैं तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन बोलते हैं हम, एंड सच रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप। तो वाले रिएक्शन वन स्टेप में होते हैं। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके पावर कितनी आनी चाहिए। तो आपकी जो डाउट है वो तो जायज है, उसका आगे जाके आपको रीजन, मतलब उसका पता चलेगा कि वो एक्सपेरिमेंटली कैसे निकलेगा। अभी आप इतना समझे कि रेट लॉ में हम वही पावर लगाएंगे जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके आएगी। अगर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट दोनों सेम आ जाए तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे N2O5 गिव राइज 2NO2 प्लस O2 हाफ O2। तो इसका जो रेट है वो थ्योरेटिकल कितना है, N2O5 की पावर, देख के भी 1 ही आ रहा था, यहां पर एक्चुअल में भी 1 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन एंड दे टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। ठीक है जी, इफ A इज नॉट इक्वल टू, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू A और बीटा इज नॉट इक्वल टू B, मतलब अल्फा और बीटा दोनों में से अगर कोई भी बराबर ना हो, ठीक है, और आइदर ऑफ देम, तो उन रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड दे टेक प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स में होंगे वो। तो मैंने यहां पे लिखा कि अगर थ्योरेटिकल कोफिशिएंट और एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट सेम आ जाए, रेट लॉ में भी वही पावर आए जो यहां पे थ्योरेटिकल देख के आ रही थी, तो उसको बोलेंगे हम एलिमेंट्री रिएक्शन एंड दे टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। बट इफ वन ऑफ द कोफिशिएंट इज डिफरेंट देन थ्योरेटिकल कोफिशिएंट, अगर दोनों ही हो या एक भी कोफिशिएंट अगर अलग हो गया तो इसका मतलब कि वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको बोलेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहां पे लेते हैं, 2NO2 प्लस F2 गिव राइज 2NO2F। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके आया तो रेट लगा रहा है NO2 की पावर 1 और F2 की पावर 1। दैट मीन्स कि यहां पे ये कोफिशिएंट तो 2 आना चाहिए था पर एक्चुअल में यहां पे 1 है, दूसरा कोफिशिएंट बेशक जो है सेम आ रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर से वही बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि 2 होगा कि पावर के नहीं होगा, वो आगे जाके पता चलेगा, पर अगर होगा तो उसको हम सिंपल रिएक्शन बोलेंगे। एक और एग्जांपल लिया, CH3
CHO, दिस गिव राइज CH4 प्लस CO। तो इसका भी जो रेट हमारे को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके आया वो आया CH3 CHO रेज टू द पावर 3/2। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिकॉज थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आर नॉट सेम। तो रेट लॉ में हम वही पावर लगा देते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके आई है। अब हम बात करते हैं आगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज सम ऑफ कोफिशिएंट इन रेट लॉ। इट इज सम ऑफ कोफिशिएंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी ऊपर लिखा था हमने A प्लस BB गिव राइज प्रोडक्ट, और इसका जो रेट लॉ था, रेट वाज इक्वल टू K इंटू A की पावर अल्फा एंड B की पावर बीटा। ये इसके लिए रेट लॉ था। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो जो पावर को ऐड करके आया ना उसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2 एंड इवन फ्रैक्शनल। जैसे अभी ऊपर मैंने CH3 CHO की पावर जो है 3/2 लिखी थी, तो इट कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। नाउ लेट अस कैलकुलेट। क्वेश्चन कर लेते हैं हम कुछ। वन थिंग मोर, कि जैसे मैंने ये यहां पे लिखा, अगर मैं रेट की जगह पे लिख देता हूं यहां पे dx/dt इज इक्वल टू K इंटू A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। आगे हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। डिफरेंशियल वर्ड मींस रेट जो RATE लिखा था उसकी जगह पे dx/dt लिखना। तो क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग। तो ये दिया हुआ है जी 2NO2 प्लस F2, इसी को ले लेते हैं पहले, एंड दैट गिव राइज 2NO2F। और इसके लिए जो रेट लॉ है विच इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव, इट इज ऑलरेडी गिवन NO2 और F2। सेकेंड है जी हमारे पास 2A प्लस B गिव राइज D, और इसका जो रेट हमारे को दिया हुआ है वो दिया हुआ है K, A की पावर 3/2 और B की पावर 1/2। देन 2A प्लस 3B गिव राइज E प्लस F, हाइपोथेटिकल है। और हमारे को दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू K, A की पावर 1/2 और B की पावर -1, और कुछ भी ऐसे 2A प्लस 2B गिव राइज E, और रेट दिया हुआ है हमारे पास K इंटू A की पावर X और B की पावर Y। तो आपने क्या देखना है कि जब आपसे सिर्फ ऑर्डर पूछा हुआ है तो हमने इस रिएक्शन को नहीं देखना है, क्योंकि यहां पे जो ऑर्डर है वो कैसे आएगा? इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड और ये तो रेट लॉ से निकलेगा। तो फिर क्या करते हैं हम, जो है क्या करना है, पहले में पावर को ऐड करना है। इसकी पावर कितनी है? 1। जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होती है, 0 नहीं समझना इसने। तो यहां पे क्या आ गया? 1 + 1, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2। यहां पे पावर को ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 3 + 1 तो 4/2। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया जी? 2। इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस वाले केस में क्या करना है? 1/2 -1, तो ये क्या आ गया? 1 - 2/2, तो ये आ गया -1/2, हाफ आ गया। और यहां पे क्या करना है? पावर को ऐड करना है ना, तो x + y। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? x + y आया हमारे पास। ठीक है जी। चलिए अब एनसीईआरटी से हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। और
जैसे एनसीईआरटी का जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है और बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन जो है हमारे पास 4.9 कर रहे हैं हम। पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, यानी ए की पावर 1 है बोलते, बी की पावर 2 है। सो राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। पहली बात तो हमने क्या किया, दो रिएक्टेंट दिए हुए ना, तो हमने ऐसा लिखा है। तो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, तो ए की पावर आपने लेनी है 1 एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, तो ये बन गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। तो अगर मैं इससे पूछा जाता तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता, इसका होता है ऑर्डर 1 + 2 दैट इज 3। थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन पूछा तो नहीं है, क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया जी कि राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो अभी पूरा ना डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में क्या करना है, dx/dt लिखना है, के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसेंट्रेशन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, नाउ द सेकंड पार्ट इज कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो अगर हमने कंसेंट्रेशन ऑफ बी को 3b कर दिया तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलते हैं कि ए को एज इट इज रहने दिया, बी को 3b कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, रेट आ गया हमारे पास के 9 आ गया, यहां पे 9 kab²। तो इसका मतलब कि रेट हो गया 9 टाइम्स। एंड द थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। यानी अगर ए की जगह पे हमने 2a कर दिया और बी की जगह पे हमने 2b कर दिया तो रेट हमारे पास आ जाएगा, और रेट जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू k इंटू 2a और 2b का स्क्वायर। तो ये बन गया जी 8kab²। तो दैट मीन्स कि रेट बिकम्स 8 टाइम्स। तो अब आपने क्या करना है कि अपने आप क्वेश्चन ट्राई करना है एनसीईआरटी का। एक तो है जी 4.6 जो कि एक्सरसाइज का है, और एक होमवर्क और है जो कि हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 4.3 एंड 4.4। तो ये एग्जैक्टली सेम है जैसे ये वाले क्वेश्चन हमने किए हैं। तो फिर इस क्लास में हम करेंगे इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर काम करेंगे आगे कंटिन्यू। थैंक यू।